हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉप पॉइंट है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये अपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, और उसी से रिलेटेड है विभाजन सूत्र। इसमें दो टाइप के विभाजन होते हैं, अंतःविभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन का मतलब है जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, वो कोई भी दो पॉइंटों को अगर अंतःविभाजित कर रहा है, अंदर की तरफ सेक्शन कर रहा है उसका, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, अंतःविभाजन। और अगर कोई भी पॉइंट किन्हीं भी दो पॉइंटों को अगर बाहर की तरफ विभाजित कर रहा है तो उसे अपन बोलेंगे बाह्य विभाजन। किस तरीके से होता है वो अभी अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अंतःविभाजन। यानी इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अंतःविभाजन सूत्र, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है अपना बी, एक तीसरा कोई पॉइंट है सी। ये पॉइंट सी इस पॉइंट ए और बी को क्या कर रहा है, अंतःविभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतःविभाजित कर रहा है। और मान लो कि ये m/n में अंतःविभाजित करता है। किस रेशियो में अंतःविभाजित करता है, m/n में। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब देखना ये वाला इसका डायरेक्शन u और ये इस टाइप से। ठीक है, ये पॉइंट सी क्या कर रहा है, पॉइंट ए और बी को m/n में क्या कर रहा है, अंतःविभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अपन पॉइंट सी का स्थिति सदिश निकालेंगे। तो पॉइंट सी का स्थिति सदिश मैंने मान लिया कि सी वेक्टर है। क्या वेक्टर, कौन सा है, सी वेक्टर माना। अपन को क्या निकालना है, बिंदु सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। एक तरीके से कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में निकालेंगे, सदिश की फॉर्म में निकालेंगे। तो मैंने बिंदु सी का स्थिति सदिश मान लिया, क्या है, सी वेक्टर। तो अपन क्या लिखेंगे कि सी का स्थिति सदिश अपन ने क्या माना है, सी वेक्टर। सी का स्थिति सदिश, ठीक है, सी का स्थिति सदिश अपन ने क्या माना है, सी वेक्टर। और वो कैसे निकालेंगे, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर, n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। समझ में आ गई बात। ठीक है, नोट डाल के एक चीज और लिख लेना आप। अपन ने क्या किया, पॉइंट सी का स्थिति सदिश निकालने के लिए m इंटू बी वेक्टर प्लस, अंतःविभाजित कर रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, n इंटू ए वेक्टर। जैसे अपन ने विभाजन सूत्र 10th क्लास में पढ़ा था, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। ठीक है, अब देखना नोट डाल के एक चीज और लिख लेना। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। ये पॉइंट बी है, इसका स्थिति सदिश क्या है, बी वेक्टर। ये पॉइंट सी ये इसके मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य बिंदु है। ये बिंदु सी क्या है, मध्य बिंदु है। किसका, बिंदु ए और बी का। तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, और इस बिंदु सी का स्थिति सदिश मान लो सी वेक्टर। तो अपन क्या कर सकते हैं कि सी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ये कैसे आया, अगर बिंदु सी मध्य बिंदु है ए और बी का, तो ये अनुपात क्या होगा, 1:1। और ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, यही चीज आ जाएगी। समझ में आ गई क्या बात। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो अपना है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का सूत्र। बाह्य विभाजन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये पॉइंट ए बी है, ये बिंदु ए है जिसका पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश ए वेक्टर है। ये पॉइंट क्या है बेटा, बी है, इसका बी वेक्टर। अब कोई पॉइंट सी है, क्या है, कोई तीसरा पॉइंट सी है, वो इस ए और बी को m/n में क्या कर रहा है बेटा, बाह्य विभाजित कर रहा है। वो पॉइंट सी मान लीजिए यहाँ है, और ये पॉइंट सी जो है ए बी को m/n में क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। देखो ए बी को पॉइंट सी क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है बाहर की तरफ से। अगर अंतःविभाजित करता तो ए और बी के बीच में आता, जैसे पीछे वाले फॉर्मूले में पढ़ने देखा है। अंतःविभाजन में पॉइंट सी कहाँ है, ए और बी के बीच में आया,
और बाह्य विभाजन में कहाँ आएगा, थोड़ा बाहर की साइड आएगा। समझ में आ गया। अब ये रेशियो आ गया है। अब अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में क्या अंतर है, जहाँ इसमें प्लस आता है बाह्य विभाजन में वहाँ क्या जाएगा, माइनस। ठीक है, और पॉइंट सी का स्थिति सदिश मान लिया अपन ने सी वेक्टर। तो बताइए सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर इक्वल टू होगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। समझ में आ गया। अंतर विभाजन में प्लस का साइन आता है और बाह्य विभाजन में किसका साइन आता है बेटा, माइनस का। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करने जा रहे हैं, इन दोनों को एक बार आप नोट कर लीजिए। अब अपन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, सदिश के घटकों के बारे में अपन जानेंगे थोड़ा बहुत। सदिशों का घटक रूप। ठीक है, सदिश का घटक रूप। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो अपन ने, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश घटक रूप में। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, सदिश घटक रूप में। वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, सदिश घटक रूप में। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने दो सदिश लिए, एक लिया अपन ने ए वेक्टर और ये है a1 i केप प्लस b1 j केप प्लस c1 k केप, और एक दूसरा सदिश ले लिया b वेक्टर, ये ले लिया अपन ने a2 i केप प्लस b2 j केप प्लस c2 k केप। i केप j केप और k केप क्या है, ये एक्स अक्ष के डायरेक्शन में है, j केप का मतलब y अक्ष और k केप का मतलब z अक्ष की डायरेक्शन में। अब देखो अपन दो सदिश हैं, एक ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। अब अपन को क्या करना है, दोनों को अगर जोड़ना है या घटाना है तो किस टाइप से जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे मान लो आपको करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो आई केप में आई केप वाला ही जुड़ेगा, जे केप में जे केप वाला, और के केप में क्या जुड़ेगा बेटा, के केप वाला। तो a1 आई केप प्लस a2 आई केप, दोनों को जोड़ेंगे तो आई केप तो कॉमन आ जाएगा, और a1 प्लस a2 इंटू आई केप। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके आगे क्या आएगा, b1 प्लस b2 इंटू जे केप प्लस c1 प्लस c2 इंटू के केप। क्लियर हो गई क्या बात। जब दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ भी प्लस का। अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना होता यानी घटाना होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाता बेटा, माइनस का चिन्ह। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है, जैसे मान लो ए वेक्टर आपको a1 i केप प्लस b1 j केप प्लस c1 क्या दे रखा है, k केप। अगर आपको लेमडा ए वेक्टर निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, लेमडा ए वेक्टर। लेमडा क्या है, यहाँ पर कोई भी अदिश राशि है, लेमडा क्या है, अदिश क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये लेमडा क्या होगा, प्रत्येक पद से गुणा हो जाएगा, a1 से भी होगा, b1 वाले से भी, और c1 से भी क्या होगा, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a1 लेमडा a1 i केप प्लस लेमडा a2 j केप प्लस लेमडा a3 k केप। यहाँ पर जो लेमडा है वो क्या, एक तरीके से कांस्टेंट है, सदिश क्वांटिटी नहीं है, कैसी है ये, अदिश राशि है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे m और m को मल्टीप्लाई करना है n a केप ए वेक्टर से, इसका मतलब कि m और n क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं m n और यहाँ पे a वेक्टर। समझ में आ गया, कांस्टेंट है, तो इसको अपन दोनों कांस्टेंट को साथ भी ले सकते हैं, एक कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है ए वेक्टर बराबर 2i केप प्लस 4j केप प्लस 8k केप, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू पूरे में से कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, अंदर कितना रह गया, 2i केप 2j केप और 4k केप। समझ में आ गया, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसको मैं और अच्छे तरीके से यूं भी लिख सकता हूं n इंटू एम ए वेक्टर। ठीक है, तो ये अगली प्रॉपर्टी है, इसका एग्जाम्पल मैंने उधर आपको बताया है। अभी अपन कुछ देर बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस जब अपन करेंगे एक्सरसाइज के तो बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है इसमें, यदि ए वेक्टर बराबर क्या हो
बी वेक्टर हो तो, यानी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर बराबर हो तो अपन कह सकते हैं कि आई कैप का दोनों तरफ गुणांक बराबर होगा, जे कैप का भी बराबर होगा और के कैप का भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों सदिश क्या हैं, बराबर हैं, तो a1 = a2 होगा, b1 बराबर b2 और c1 बराबर क्या होगा, c2। तो अपन यहां लिख सकते हैं a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2 होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, आई कैप और जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो भी इक्वल होंगे। कब होंगे इक्वल, यदि दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो बेटा, इक्वल हो। ठीक है, इसके अलावा यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो दोनों समांतर सदिश हों, पैरेलल हों, दोनों कैसे हों, पैरेलल। यदि ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, दो कंडीशन बन सकती है यहाँ पे। एक कंडीशन तो ये है कि ए वेक्टर = लैम्डा बी वेक्टर। ये चीज अपन ने पहली क्लास में सीखी भी थी। क्या सीखी थी, पहली क्लास में। जैसे एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई सदिश ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक दूसरा सदिश है बी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समांतर सदिश है। समांतर सदिश कैसे है, मैं इस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, दो तो कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो गया, समझ में आ गया। अब बताओ ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये बी के, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को मान लो क्या है, ये लैम्डा है, और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की जगह आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप किसके इक्वल है, ए वेक्टर के। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा किसको माना है, जो कांस्टेंट नंबर 2 है उसको मैंने क्या मान लिया, लैम्डा। यानी हमेशा ध्यान रखना, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। समझ में आ गई बात। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/ क्या होता है बेटा, c2। कैसे होता है, यहाँ करके देख लो। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। a1/a2, a1 क्या है, आई कैप का गुणांक, a2 क्या है, आई कैप का गुणांक, तो 1/2। यहाँ भी कितना आएगा, 1/2। और यहाँ भी बताइए के कैप का गुणांक 1 और इधर के कैप का गुणांक 2। तीनों चीजें बराबर आई कि नहीं आई। यहाँ a1, यहाँ a2, यहाँ b1 b2 c1 c2। a1 a2 भी 1/2 है, b1 b2 भी 1/2 है, और c1 c2 भी क्या है बेटा, 1/2। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों क्वांटिटी बराबर आ गई। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों समांतर सदिश हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होगा बेटा, c1/c2। ठीक है, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है λ1 प्लस λ2 इंटू ए वेक्टर, λ1 λ2 इंटू ए वेक्टर, तो इसको अपन लिख सकते हैं λ1 ए वेक्टर प्लस λ2 ए वेक्टर। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब इन सभी का क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, इनके ऊपर अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही होंगे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप दे रखा है। ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है -i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, एवं -i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आपको दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं। अब आपको बोला है ए वेक्टर ये तथा बी वेक्टर ये हो तो इनके योग के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। हो तो इनके योग के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। यानी आपको बोला है इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस देन फाइंड द यूनिट वेक्टर
अलोंग दी एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर्स। इन दोनों के योगफल के अनुदिश अपन को क्या करना है, एक मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश का मतलब क्या हुआ, मात्रक सदिश का मतलब क्या हो गया, इकाई सदिश को ही बोलेंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, देखो सोल्व करते हैं इसको। दोनों के योगफल के अनुदिश अपन को मात्रक सदिश निकालना है, तो दोनों के योगफल के अनुदिश अपन मात्रक सदिश अपन मान लेंगे कि माना मात्रक सदिश क्या है, सी वेक्टर है दोनों के योगफल के अनुदिश, ठीक है। ए वेक्टर क्या दे रखा अपन को, और बी वेक्टर क्या दे रखा आपको, तो अपन क्या लिखेंगे अब, माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के योग के अनुदिश सदिश जो है वो क्या है, सी वेक्टर हो, तो अपन लिखेंगे माना ए वेक्टर व बी वेक्टर के योगफल के अनुदिश सदिश जो है वो क्या है, सी वेक्टर, अनुदिश सदिश सी वेक्टर हो, तो दोनों के योगफल के अनुदिश सदिश क्या माना है, सी वेक्टर। इसका मतलब सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ गया। तो बताइए सी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर कितना है 2i केप माइनस जे केप प्लस का 2k केप प्लस माइनस आई केप प्लस जे केप माइनस के केप, ठीक है। ऐड कीजिए बेटा दोनों को, तो सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया अपना, सी वेक्टर इक्वल टू हो गया आई केप, ठीक है। और ये जे और जे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के केप। ये क्या आ गया, दोनों के योगफल के अनुदिश सदिश आया है। लेकिन अपन को ये नहीं पूछा दोनों के योगफल के अनुदिश सदिश क्या होगा, अपन को बोला है दोनों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, ठीक है। दोनों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, तो अपन यहाँ लिखेंगे सी वेक्टर अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा बेटा, सी केप। ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ए केप, बी वेक्टर के अनुदिश बी केप, ऐसे सी वेक्टर के अनुदिश क्या होगा, सी केप। और सी केप इक्वल टू क्या होता है अपना, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मापांक, ठीक है। तो बताइए सी केप का मतलब क्या है, सी वेक्टर का इकाई सदिश या मात्रक सदिश जिसको अपन बोल सकते हैं, क्या है सी केप का मतलब क्या है, सी वेक्टर का मात्रक सदिश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी केप से। और सी केप इक्वल टू क्या होता है, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मापांक। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज अपन पहली ही क्लास में पढ़ चुके थे कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश किसको बोलेंगे अपन, ठीक है। मात्रक सदिश किसको बोलते हैं, ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो आपको कोई सदिश ए वेक्टर दे रखा है, तो इसका मात्रक सदिश क्या होता है, ए केप होता है, और ए केप निकालने का फॉर्मूला आता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक, ठीक है। तो सी वेक्टर सी केप इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन सी केप, सी वेक्टर का मापांक। तो बताइए सी केप इक्वल टू सी वेक्टर कितना है, आई केप प्लस के केप, आई केप प्लस के केप, क्लियर। अपॉन इसका मापांक क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई केप का गुणांक कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस जे केप का गुणांक 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस के केप का गुणांक कितना है 1, क्लियर हो गया। तो सी केप इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई केप प्लस के केप अपॉन अंडर रूट 2, या फिर इसको और बढ़िया तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, सी केप इक्वल टू आई केप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस जे केप अपॉन अंडर रूट 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश क्या आ गया, आई केप अपॉन रूट 2 प्लस जे केप अपॉन अंडर रूट 2। आंसर ऐसा भी मिल सकता है और इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अगला आपको दे रखा है कि एक सदिश दे रखा है 5i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप। सदिश 5i केप माइनस 2j केप, सॉरी ओनली जे केप माइनस जे केप प्लस 2k केप, ये आपको सदिश दे रखा है। के अनुदिश एक ऐसा सदिश निकालना है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका
परिमाण जो है वो 8 इकाई है, जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है, समझ में आ गया। आपको एक सदिश दे रखा है 5i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश बताना है जिसका परिमाण जो है वो कितना है 8 इकाई। समझ में आ गया। तो ये जो सदिश दे रखा है इसको ए वेक्टर के इक्वल मान लो, तो अपन लिखेंगे माना ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना है 5i केप माइनस जे केप प्लस का 2k केप। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ए वेक्टर के अनुदिश सबसे पहले अपन को मात्रक सदिश निकालना पड़ेगा, और मात्रक सदिश जो भी आए उसको किससे गुणा करना पड़ेगा 8 से। समझ में आ गई बात। मात्रक सदिश जो भी आए उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को 8 से, क्योंकि परिमाण क्या है 8 इकाई है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो भी सदिश दे रखा है उसको ए वेक्टर के इक्वल मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। तो ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, बताइए ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, ए केप, और इसको क्या लिखेंगे ए केप इक्वल टू क्या होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। तो बताइए ए केप इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर कितना है बेटा 5i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप अपॉन अंडर रूट ऑफ, मापांक कैसे निकालते हैं किसी भी सदिश का, आई केप के गुणांक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस जे केप का गुणांक कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस के केप कितना है बेटा 2। क्लियर हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, ए केप इक्वल्स टू अपॉन 25 और 1 26 और 4 कितने होते हैं 23, तो यहाँ आ गया अंडर रूट का 30। तो अभी तक तो अपने केवल इतना सा आया है, ए केप के अनुदिश मात्रक सदिश आया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा सदिश ज्ञात करो, सदिश इतना के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण क्या है 8 इकाई। तो अपन को जो भी सदिश आया उसको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई, ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश, ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश जो होगा वो क्या होगा, जो भी सदिश आया उसको 8 से गुणा करना है। और ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरी चीज किसके इक्वल है ए केप के। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला जो सदिश होगा वो क्या होगा 8 ए केप, किसके इक्वल होगा 8 ए केप के। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ लिख दीजिए 8 इंटू ए केप कितना है 5i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप अपॉन अंडर रूट 30। समझ में आ गया। तो ये अपना आंसर होगा। समझ में आ गया क्या। इस सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है 8 इकाई। तो वो सदिश क्या होगा 8 इंटू 5i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप अपॉन अंडर रूट ऑफ 30। समझ में आ गई बात। ठीक है, या इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 8 बटा अंडर रूट 30 इंटू समझ में आ गई बात। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। तो इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो इसी एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको इस क्लास के बाद में 13.1 यानी प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने हैं और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है मुझे लगेगा वो क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज पढ़ाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम कैसे लगाया जाता है, त्रिभुज नियम की सहायता से अपन समांतर चतुर्भुज नियम जो है वो सीखते हैं, पैरेललोग्राम लो। ठीक है, और उसी की सहायता से कोई भी बंद आकृति जिसमें कितने भी साइड हो, कितने भी भुजाएं हैं, सब में अपन त्रिभुज नियम की हेल्प से सारी चीजें निकालते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी भी सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर समान है तो उसमें उन सभी का सदिश योग जो होता है वो शून्य के इक्वल होता है। ठीक है, तो आज अपन ने 1-2 क्वेश्चंस किए हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा इस क्लास को देखने के बाद में कि जो एक्सरसाइज 13.1 है उसके एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने हैं और इसके अलावा 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ सकते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, ओके।